नमस्कार साथियों। नवभारत लॉकडाउन वाइब्स की एक जिम्मेदारी भरी श्रृंखला को आज हम अपने असंख्य पाठकों और लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए लेकर आए हैं। नवभारत ने हमेशा ही अपने सामाजिक दायित्वों को सबसे अव्वल रखा हुआ है। नवभारत लॉकडाउन वाइब्स की आज पहली कड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के युवा धुरंधर नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का नवभारत परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी आज हमें बताएंगे कि ये जो महामारी कोविड-19 महामारी ने, जिसने हमें पूरे दुनिया को एक लॉकडाउन में बांध कर रख दिया है, इस लॉकडाउन से कैसे छुटकारा मिलेगा। प्रशासनिक चुनौतियां जो इस कोविड-19 के वजह से आई हैं, इन प्रशासनिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाना चाहिए, कैसे निपटा जाए। प्रशासन अपने तरीके से लगा ही हुआ है। माननीय देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिसमें एक प्रशासन को हमेशा एक नया एंगल, एक नई विचारधारा, एक नई धारणा उन्होंने देश और दुनिया के समक्ष रखी है। जब वो नागपुर के महापौर थे, जब वो एकदम युवा महापौर थे, तब से लेकर तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के सफर में उन्होंने कई ऐसे उपाय योजना की, प्रशासनिक सुधारों की एक ऐसी श्रृंखला चलाई। मैं कहता हूं कि प्रशासनिक सुधारों में वो एक चैंपियन है। और नवभारत लॉकडाउन वाइब्स इस फेसबुक लाइव श्रृंखला का सूत्रपात जो आज वो शुरू करने वाले हैं, उसके लिए उनसे बेहतर विकल्प और कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मैं एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करता हूं और मेरा आग्रह है देवेंद्र जी आपसे कि इस वेबिनार में हमारे पाठक, देश भर के, दुनिया भर की जनता आपसे इस महामारी के मुद्दे पर समाधान चाहेगी। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उनको कुछ राह दिखाए जिससे वो आगे बढ़ पाए। देवेंद्र जी प्लीज। धन्यवाद संजय जी। मैं सबसे पहले नवभारत के सभी पाठकों का और नवभारत परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये जो नई सीरीज शुरू की है द लॉकडाउन वाइब्स, इसके पहले चरण में सबसे पहले मुझे आपने निमंत्रित किया और मैं सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि एक बहुत बड़ी महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं। ऐसे समय सभी लोग सुरक्षित रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और साथ साथ सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो भी हमें निर्देश आते हैं तो मैं फिर एक बार नवभारत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रित किया द लॉकडाउन वाइब्स इस आपकी सीरीज की शुरुआत करने के लिए। कोविड-19 एक पैंडेमिक के रूप में पूरे विश्व में छाया है और विश्व के अलग अलग देशों ने इसका मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है। ऐसे पैंडेमिक के समय, महामारी के समय सबसे ज्यादा तनाव जो होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है, वो सरकार पर और प्रशासन पर होता है। और ऐसे समय प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती है, निर्णय लेने पड़ते हैं, सही समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। एक गलत निर्णय, एक निर्णय जो देरी से लिया गया, यह ऐसी महामारी में बहुत ज्यादा गलत सिद्ध होता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि महामारी का मुकाबला करते समय प्रशासनिक चुनौतियां जो होती है वो किसी भी डिजास्टर मिटिगेशन या मैनेजमेंट से कम नहीं होती।
और जैसा हमने देखा, कुल मिलाकर ऐसे समय एक टीम के रूप में प्रशासन काम करे, प्रशासन को लीड करने वाला लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे, सारे लोगों में समन्वय करने की कोशिश करे, निर्णय क्षमता तुरंत निर्णय लेने की हो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले, कल्पना शक्ति का ज्यादा उपयोग हो, और ये सारी चीजें करते समय पेशेंस ये भी बहुत महत्व का होता है। लोगों की मानसिकता पर होने वाला जो असर होता है उसको भी जो लीड करते हैं उनको समझकर उनको मोटिवेट करना होता है, और ऐसी सारी चीजें ये एक साथ करनी पड़ती है, मल्टीटास्किंग ऐसे समय करना पड़ता है। अगर हमने देखा तो एक प्रशासनिक मॉडल भारत का जिसको बड़े पैमाने पर दुनिया ने सराहा, वो हमने देखा जिस प्रकार से दुनिया के मुकाबले भारत ने कोविड को एक स्ट्रेटेजी के तहत फेस किया। हम सभी ने देखा कि लॉकडाउन की आवश्यकता थी, और सेकंड फेज में जब हम थे और बाहर से लोग आ रहे थे, सबसे पहले हमने भारत में उनका स्क्रीनिंग शुरू किया, स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन करना शुरू किया, और सेकंड फेज में हम चरम पर जाने से पहले ही हमने नेशनल लॉकडाउन घोषित किया। लेकिन इसमें एक चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रशासनिक अनुभव के चलते की, तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू किया। क्योंकि आप सीधा अगर लॉकडाउन करते हो तो लोगों के मन में यह विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा देश लॉकडाउन हो सकता है, इतना बड़ा देश बंद किया जा सकता है, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले जनता कर्फ्यू की बात प्रधानमंत्री जी ने की। जनता कर्फ्यू से पूरे देश में यह माहौल पहुंचा कि नहीं जी, हमारे देश को हम बंद कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन करना आसान होता है, लेकिन उस लॉकडाउन में जो गरीब होता है, जो वल्नरेबल होता है, उसका विचार अगर हम नहीं करें तो इस प्रकार से लॉकडाउन यशस्वी नहीं होता। और इसके चलते सबसे पहले मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन की बातें केवल बताने की जगह प्रशासनिक निर्णय कैसे होते हैं, इसका उदाहरण भारत में हमको देखने को मिला कि जब मोदी जी ने निर्णय किया कि जो गरीब है उनको 3 महीने का अनाज एक साथ दिया जाना चाहिए, वो मुफ्त में दिया जाना चाहिए। जो हमारे किसान हैं उनके खातों में पैसा जाए, महिलाओं के खातों में पैसा जाए, सीनियर सिटीजन्स को डिस्पोजेबल कुछ पैसा मिले, दिव्यांगों को पैसा मिले, जिनके पास उज्ज्वला का सिलेंडर है उनको रिफिल मुफ्त में मिले। ऐसे अलग अलग प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार ने लिए। उसके साथ साथ सेकंड फेज में जो हमारे मध्यम वर्गीय है उनको भी इससे जो आने वाली अड़चने हैं उनमें से छुटकारा देने की आवश्यकता थी। और फिर यह निर्णय हुआ कि बैंक का जो ईएमआई है ये 3 महीने आगे जाएगा। फिर हमारे इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए और व्यापार के लिए सारे प्रकार के स्टैट्यूटरी फाइलिंग आगे ले गए। जो अलग अलग प्रकार से जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, इनके फाइलिंग के लिए सहूलियत मिली। तो कुल मिलाकर ऐसे समय प्रशासन को यह विचार करना पड़ता है कि हमारे निर्णयों से इनके ऊपर असर होने वाला, असर तो होता ही है, लेकिन उस असर का प्रेशर जो है उसको हम कैसे कम कर पाए। और इस दृष्टि से कई निर्णय ये प्रधानमंत्री जी ने लिए और जिसके चलते इस लॉकडाउन में हम लोग आगे बढ़ पाए। फिर किसानों के लिए निर्णय हुए कि जो हमारा खेती का माल है उसकी आवाजाही चलती रहेगी। फिर धीरे से एक्सपोर्ट भी खुला और खेती के लिए, एक्सपोर्ट के लिए भी मार्केट ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। जेएनपीटी से कंटेनर ट्रैफिक शुरू हुआ। तो हमने देखा कि प्रशासनिक तौर पर इन सारी चीजों को समझकर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। इसमें दूसरी चीज होती है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, देखिए आपको और हमको तो ये सहूलियत है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं, अपने घर पर रुक सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जहां हमको परमिशन मिली है वहां काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उनको इसमें लड़ना पड़ता है। और ऐसे समय आवश्यकता क्या होती है? देखिए, सारे लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, लोगों को रिकॉग्निशन भी चाहिए। जो खतरा वो मोल लेते हैं, ऐसे समय पूरा देश उनके साथ में है, ये भावना भी चाहिए। उनके मन में हम अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इसको नोट किया जाता है, देश हमारे साथ है, देश हमसे प्यार करता है, ये भावना भी तैयार करनी पड़ती है। तभी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होंगे, हमारी पुलिस होगी, ये सारे के सारे लोग काम कर सकते हैं। और इसी के चलते जो एक कार्यक्रम इनका थैंक गिविंग का हुआ, इनको धन्यवाद देने का हुआ, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये थाली बजाकर और ताली बजाकर क्या होता है। लेकिन ये उनको समझता है जो अपनी जिंदगी और मौत से खेलते हुए हमारे लिए काम करते हैं, उनके लिए वो ताली एक ऐसा प्रोत्साहन होता है कि जिसके चलते उनके मन को धाड़स मिलता है कि ठीक है, मैं मेरे परिवार को छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक बृहद परिवार है, मेरा देश मेरे साथ में है। और इस प्रकार की भावना को तैयार करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो ऐसे समय हम लोगों को बड़ा कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। महत्व की बात यह होती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि पैंडेमिक की सप्लाई चेन ये अलग सप्लाई चेन होती है, ये कंट्रोल्ड सप्लाई चेन होती है। हम लोगों को लोगों तक सप्लाईज पहुंचाने हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर पहुंचाने हैं, कहीं पर भी पैंडेमिक बढ़े नहीं, इसका विचार करके हमको पहुंचाने हैं। तो ऐसे समय आवश्यकता यह होती है कि एक सप्लाई चेन को हम प्रस्तापित करें और लोगों को डोर स्टेप तक हम किस प्रकार से वो सप्लाई चेन पहुंचा पाए। आज मुंबई में हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज पिछले कुछ दिनों में रहा है, या मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़ी है, मुंबई में लॉकडाउन टूटा है, मुंबई में कुछ बस्तियों में लॉकडाउन की बड़े समय तक धज्जियां उड़ाई गई, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे। इसका कारण यह है कि सप्लाई चेन अगर ठीक ढंग से एस्टेब्लिश न हो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने 20,000 व्हीकल्स को चार्टर करते हुए डोर स्टेप डिलीवरी की बात कही। डोर स्टेप का मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक के घर तक ले जाइए, लेकिन इतने डिसेंट्रलाइज पद्धति से उसको ले जाते हैं जिसके चलते भीड़ नहीं होती, ज्यादा लोगों तक सप्लाई उनके करीब तक पहुंचता है, उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, उनको ज्यादा बड़े पैमाने पर इकट्ठा नहीं होना पड़ता। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप देखिए कि लोगों को राशन अगर मिलेगा तो लोग घर से कम बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर राशन नहीं मिलेगा तो लोगों में एक भावना ऐसी पैदा होगी कि मानो हमारे देश ने हमको छोड़ दिया है। तो ऐसे समय यह भी विचार करना पड़ता है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका क्या है, उसको कैसे राशन मिलेगा। जो हमारे दिहाड़ी मजदूर है, जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स है, इनको किस प्रकार से भोजन मिलेगा, ये सारा मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। और ऐसे पैंडेमिक में एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, वो पेशेंट के मैनेजमेंट के साथ साथ उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं, जो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनका मैनेजमेंट, उनको क्वारंटाइन करना। और कई शहरों में जहां पर बहुत ही घनता ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे समय वहां पर बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए जगह खड़ी करनी पड़ती है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको भेजना पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोगों को जो मेडिकल सप्लाई है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे समय चैनलाइज करना पड़ता है। और मेडिकल सप्लाई का मतलब है मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, पीपीई किट्स होंगी,
या वहां पर अलग अलग प्रकार की दवाइयां होगी, इसका भी सप्लाई ठीक से मेंटेन हो, क्योंकि जब लॉकडाउन चलता है तो लॉकडाउन के समय इंडस्ट्री बंद होती है, सप्लाई चेन टूटी होती है, इंपोर्ट जो हम करते हैं उन इंपोर्ट्स में थोड़ा एक इरेटिक इस प्रकार की परिस्थितियां होती है, तो ये भी हमको करना पड़ता है। और ये सारी चीजें करते समय हमारी सारी जो विभाग होते हैं, इन विभागों का समन्वय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अक्सर ये देखा है कि सरकार के दो विभाग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, लेकिन ये समय होता है जिस समय सरकार के मुखिया ने इन सारे विभागों का समन्वय करना पड़ता है, सारे मिनिस्टर्स ने समन्वय करना पड़ता है, और सारे लोग एक दिशा में जाए। ये मेरे विभाग का काम नहीं है ऐसा कोई कहे नहीं, ये दूसरा विभाग देख लेगा ऐसा कोई बोले नहीं, मेरा तो छोटा सा रोल है मैं क्यों करूं ऐसा कोई कहे नहीं। इसका भी ध्यान ऐसे समय रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये सारी चीजें करते हुए एक और बहुत महत्व की चीज होती है फिस्कल मैनेजमेंट। क्योंकि इस प्रकार के पैंडेमिक में हमारे आवक जो होती है वो कम होते जाती है। अब बिजनेसेस नहीं है, टैक्सेस में रियायत दी हुई है, जीएसटी नहीं आएगा, इनकम टैक्स में रियायत दी हुई है, तो कुल मिलाकर सरकार के फाइनेंसेस जो होते हैं ये ड्राई अप होते हैं। और इसलिए ऐसे समय एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, और आवश्यक चीजें क्या है और अनावश्यक चीजें क्या है, इनको डिफरेंशिएट करते हुए जो चीजें 3 महीने बाद की तो चलता है, ऐसी चीजों को बाजू रखते हुए जो आज करने की चीज है इसके ऊपर हमारे फाइनेंसेस कैसे खर्चा हो इसका विचार करना पड़ता है। हमारे रिजर्व्स कहाँ है, रिजर्व्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में कैसे लाएंगे इसका विचार करना पड़ता है। अभी हम देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लॉकडाउन में केवल रहकर नहीं चलेगा, तो प्रशासन की यह भी चुनौती है कि हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लंबे समय तक बंद रही तो जब वो 1 महीना बंद होती है, 2 महीना बंद होती है, तो उसका असर 6 महीने तक पड़ता है, उसका असर 7 महीने तक पड़ता है, कुछ बिजनेसेस में सालों तक पड़ता है। इसलिए एक चीज और लोगों के मन में विश्वास पैदा करना पड़ता है, उसके प्रोटोकॉल्स तय करने पड़ते हैं कि हमको अगले कुछ महीने पैंडेमिक के साथ, कोविड के साथ जीना पड़ेगा। हम लोग किसी को यह कह सकते हैं कि भाई 31 तारीख तक जीएसटी भरो, अगले 31 तक आप इनकम टैक्स भरो, लेकिन हम कोविड को यह नहीं कह सकते कि भैया देखो आखिरी तारीख आप घोषित कर दो कि किस दिन आप वापस चले जाओगे। ऐसा वायरस को तो हम नहीं कह सकते। जब तक उसके ऊपर इफेक्टिव इलाज नहीं मिलता तब तक उस वायरस के साथ हमको जीने की आदत करनी पड़ती है, और उससे बचने की आदत ये न्यू नॉर्मल के रूप में तैयार करनी पड़ती है। जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं तो पहले मास्क लगाने वाले को बीमार समझा जाता था, लेकिन शायद अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक या साल भर तक भी मास्क लगाना ये न्यू नॉर्मल होगा। तो इस प्रकार की आदतें लोगों में तैयार करना ये भी बहुत महत्व का होता है ऐसे समय, कि जिन आदतों के चलते लोग अपने व्यवहार को फिर अपना पाए। देखिए किसी भी पैंडेमिक में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक, लोगों की मानसिकता को बरकरार रखते हुए उनको पॉजिटिव साइड पर ले जाना, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न होता है कल क्या होगा, और उस सवाल का जवाब अगर केवल यही आता गया कि कल क्या होगा ये पता नहीं है, तो उसकी मानसिकता नीचे जाती है। और मनोवैज्ञानिक तरीके से काउंसलिंग करना किसी भी पैंडेमिक के बाद, जैसे इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग होता है, जिस प्रकार से एक अर्थतंत्र का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पैंडेमिक के समय और पैंडेमिक के बाद मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों का रिक्लेमेशन होना, उनका मनोविज्ञान वापस, हम लोग रेलेवेंट है, हम लोग जी सकते हैं, हमारे लिए आगे कुछ है, इस प्रकार की भावना उनके मन में, एक सकारात्मकता उनके मन में तैयार होना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शायद आने वाले दिनों में इस बात को भी हमको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, उद्योग कैसे शुरू हो, क्योंकि पैंडेमिक के समय अगर आदमी खाली रहता है तो उसका मनोविज्ञान पर बहुत असर होता है। जैसे ये कहा जाता है कि आप किसी को
पैंडेमिक के समय खाना बनाकर खिलाते हो, लेकिन जिस दिन वो खुद खाना बनाने लगता है उस दिन उसको ये लगता है कि मैं वापस आया हूं, मैं मेरी लाइफ में वापस पहुंच चुका हूं और मेरी लाइफ नॉर्मलाइज हो रही है। और इसलिए जितने जल्दी लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं उतने जल्दी लाइफ को नॉर्मल करना यह प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और जिसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो इकोनॉमी है उसको रिस्टार्ट करना, हमारे उद्योगों को, छोटे उद्योगों को शुरू करना और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनके ऊपर विश्वास डालकर उनको मदद करते हुए हम लोग जितने जल्दी हमारी लाइफ्स को इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे, मुझे लगता है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके माध्यम से होगा। वैसे तो कई चीजें मैं यहां पर बता सकता हूं, लेकिन समय की भी मर्यादा आपने दी हुई है तो मेरे समय से थोड़ा ज्यादा समय मैंने लिया है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से बहुत सी चीजें एक साथ करने की आवश्यकता हमको पड़ती है ताकि हमारा जो जनजीवन हो वो पटरी पर आए और फिर एक बार हमारी थमी हुई जिंदगी ये चलने लगे। अभी तुरंत तो दौड़ेगी नहीं, पहले चलेगी उसके बाद दौड़ेगी। तो मुझे लगता है इस सारे हमारे सफर में हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर, हम लोग एक समाज है, एक जन है, एक देश है, इस भावना के साथ सरकार को, प्रशासन को साथ में लेते हुए आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास है कि हम इस पैंडेमिक से बाहर आ सकते हैं, कोविड से हम बाहर आ सकते हैं और फिर एक बार एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम लोग अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं। मैं उसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों के मन में जितने भी प्रश्न, जितनी भी शंकाएं, जितनी भी सवाल होंगे, उसका आपने एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उपयुक्त तर्कों के साथ जवाब दिया है। निश्चित रूप से ये महामारी एक महाचुनौती की तरह है और मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों से हम सब पूरे देशवासी एक साथ मिलकर निकलेंगे, उससे बाहर आएंगे। एक प्रश्न ऐसा ध्यान में आया है, कुछ हमारे एक रीडर ने हमें एक प्रश्न भेजा है कि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा 8,000 के पार हो गया जी, 8,000 के पार हो गया, प्रशासन ने, आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए कि इस पर कंट्रोल किया जाए? देखिए कुल मिलाकर मैं पहले से प्रशासन के ध्यान में ला देना चाहता था कि हमारा लॉकडाउन ये पूरे तरीके से यशस्वी नहीं हो रहा है। कुछ मोहल्लों में इसकी धज्जियां उड़ रही है और इसके धज्जियां उड़ने का एक कारण ये था कि जिस प्रकार से सप्लाईज हम लोगों ने इंश्योर करने चाहिए वो हम नहीं कर पाए। लोगों को राशन नहीं मिला, लोगों के पास सप्लाईज नहीं पहुंची, तो लोग बाहर निकलने लगे। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इसका जो स्प्रेड हो रहा था उस समय जिस प्रकार से हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन तैयार किए, इन जोन्स में हम लोगों को बहुत ही कड़े मेजर्स लेने की आवश्यकता थी। लेकिन क्लस्टर कंटेनमेंट जोन्स में भी हम लोग उतनी ताकत के साथ लॉकडाउन को नहीं कर पाए और उसके कारण कुछ जगह पर हमको इसका एरिया स्प्रेड मिला। मसलन अगर हम विचार करें तो सबसे पहले वर्ली में हमको एरिया स्प्रेड मिला, उसके बाद धारावी में एरिया स्प्रेड मिला। मैं एरिया स्प्रेड इसलिए कह रहा हूं कि कम्युनिटी स्प्रेड से एरिया स्प्रेड की ये एक स्टेप है और इस स्टेप में अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये कम्युनिटी स्प्रेड में जाता है। तो इस एरिया स्प्रेड के समय सबसे महत्व का यह था कि हम बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करें, विशेष रूप से असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग, ये बहुत आवश्यक है। शुरुआत में हमने असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग शुरू की, लेकिन नंबर बढ़ने लगा तो शायद इससे कुछ डर पैदा हुआ और नंबर बढ़ने के डर से हम लोगों ने असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग बंद कर दी। अब दो चीजें इसमें होती है। मसलन अगर 2 दिन पहले, कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हमने सुना तो उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो केसेस है
उसमें 80% केसेस असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनमें कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन वो इस प्रकार से कोविड से ग्रसित है। तो अगर 80% हमारी केसेस असिम्टोमेटिक है और हमने असिम्टोमेटिक केसेस की जांच नहीं की, तो इससे कोविड के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एरिया स्प्रेड उसका होता है। उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जिनको जो कोविड पॉजिटिव है, ऐसे लोगों के घर के लोग जो होते हैं, ये असिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं। और ऐसे असिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो होते हैं, इनका 100% टेस्टिंग किया ही जाना चाहिए। दुर्दैव से 12 अप्रैल को बीएमसी ने इनका टेस्टिंग नहीं करेंगे इस प्रकार का आदेश निकाला। मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाकर दिया, मैंने इस पर काफी आवाज उठाई, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन उन्होंने 15 तारीख को किया और उन्होंने कहा आवश्यकता होगी तो करेंगे। अभी कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो जो केसेस हुई है, उन केसेस में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और असिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, इनका नंबर सबसे बड़ा है। और अगर उनकी कंपलसरी टेस्टिंग जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अनुसार अगर कंपलसरी टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, तो उससे भी पैंडेमिक बढ़ने की एक शुरुआत होती है। तीसरी महत्व की चीज यह है, कुछ इलाकों में हम लोगों को अचानक मौतें बढ़ती हुई दिखती है। कुछ कब्रिस्तानों में, कुछ बरियल ग्राउंड पर या कुछ शमशानों में अचानक ज्यादा लाशें आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका भी विचार हमको करना पड़ेगा कि इनका टेस्टिंग नहीं हुआ है। ये अन्य रोगों से मरे ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनका टेस्टिंग नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये कोविड से ग्रसित है तो इनके घर वाले कैरियर बनेंगे, वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी भी चीजों को ध्यान में रखते हुए असिम्टोमेटिक टेस्टिंग ये बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। और आज देखिए, महाराष्ट्र से ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली ने किया, लेकिन महाराष्ट्र से केसेस वहां पर कम है। तो ज्यादा टेस्टिंग से ज्यादा केसेस होती है, सही नहीं है। ज्यादा टेस्टिंग से हमको सही मरीज मिलता है, उसको इलाज कर सकते हैं और उसके घर वालों को क्वारंटीन करके इसका साइकिल बंद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा करने की आवश्यकता ये मुझे आज भी लगती है। मैंने इस संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी दरखास्त की है। देवेंद्र जी, आपने न्यू नॉर्म की बात की जी। न्यू नॉर्म में सामाजिक परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं, आर्थिक परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं, व्यापार जगत में कई तरह के परिवर्तन आएंगे। आप राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं और प्रचार तंत्र के राजनीति के प्रचार तंत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए, जैसे न्यू नॉर्मल में मैंने ये कहा कि मास्क लगाना न्यू नॉर्मल होगा, सैनिटाइजर रखना न्यू नॉर्मल होगा, वैसे ही अभी ऑनलाइन बिजनेसेस ये भी एक न्यू नॉर्मल बनेगा। बिजनेस का मॉड्यूल ये ऑनलाइन पर बड़े पैमाने पर जाएगा, भीड़ न तैयार हो इस प्रकार से बिजनेस मॉड्यूल तैयार होगा। और शायद राजनीति में भी थोड़ा सा ये परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। कम से कम जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है, भले ही लॉकडाउन समाप्त हो जाए, लेकिन पैंडेमिक जब तक हम क्लोज नहीं कहते या पैंडेमिक पर हमने विजय पाई ऐसा जब तक हम नहीं कहते, तब तक बड़ी सभाएं नहीं होगी, तब तक बड़ी बैठकें नहीं होगी। तो हमारे लिए हमने न्यू नॉर्मल जो है, आज रोज हम सुबह 11:30 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता, सारे लोग अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल खोलकर वेबिनार में शामिल होते हैं। एक वेब मीटिंग हमारी होती है, दिन भर का एजेंडा तय होता है, उसमें हम आगे जाते हैं। या फिर हमने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हमारे 40-50 हजार कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर और उनको इंस्पायर किया और उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सेवा कार्य किया। लाखों लोगों के घर राशन की किट पहुंचाई, लाखों लोगों के घर खाना पहुंचाया, लाखों लोगों को मदद की। और इसका सारा मॉनिटरिंग ये हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किया। तो ये सारी चीजें पहले हम करते नहीं थे। इससे पहले लोगों को बुलाया जाता था, बैठकें होती थी, उन बैठकों में कहा जाता था, फिर लोग फील्ड पर जाते थे। अब इंडिविजुअली हर व्यक्ति फील्ड पर गया, लेकिन कहीं पर भी सोशल
डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब किए बिना ये सारा काम हुआ। तो मुझे लगता है अभी सारी पार्टियां, केवल हमारी पार्टियां नहीं, सारी पार्टियों ने बड़े पैमाने पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बैठकें की। अब हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह फेसबुक लाइव करते हैं, हमारे सारे नेता फेसबुक लाइव करते हैं। तो एक प्रकार से इसमें परिवर्तन भी आया। इसमें दूसरा परिवर्तन क्या आया? तो इसमें दूसरा परिवर्तन ये भी मैं जानबूझकर बताना चाहता हूं कि जैसे अब ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई, तो कुछ पार्टियों ने ट्रोल गैंग्स तैयार की, और जैसे ही किसी पार्टी का नेता बोलने के लिए जाता है तो उसके ऊपर वो ट्रोल गैंग्स ट्रोल करना शुरू करती है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से छीटाकशी करती है। तो मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये गलत है, लेकिन ये भी लोग क्या क्या ढूंढकर निकालते हैं, ये चीजें भी हमको यहाँ पर देखने को मिली। और दुर्दैव से मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, मैं ये मानता हूं कि कोई अच्छा प्रेसिडेंट वो सेट नहीं करते, और ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। अब लोगों के ध्यान में आता है वही लोग हैं, उतने ही अकाउंट्स है, वही गलत गलत बातें लिखते हैं, वही गलत गलत बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी से लोगों तक पहुंचने की शुरुआत हुई, तो टेक्नोलॉजी का आधार लेकर गलत तरीके से विरोध करने की भी शुरुआत हुई। देवेंद्र जी, एक सवाल ऐसा है कि राजनीति में तो बहुत परिवर्तन आएंगे ही, लेकिन जो मजा लाइव सभाओं में होती थी, जो मजा लाइव सभाओं में होता था, वो मजा पता चलेगा आने वाले डिजिटल मास मीटिंग्स में कैसा होगा। हमने वो दौर देखा था और हम वाला दौर भी देखेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि महाराष्ट्र की जो चिंताएं हैं अभी, महाराष्ट्र, आपने बहुत एलॉबरेटेडली बताया कि महाराष्ट्र ने बहुत ठीक है, यानी ज्यादा टेस्ट का मतलब ज्यादा पेशेंट आना ये नहीं होता, उसका दिल्ली एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम मुंबई को अगर देखें तो महाराष्ट्र के टोटल परसेंट का 80% मुंबई है, और 80% मुंबई में सिर्फ आम आदमी नहीं है, वहां 200-250 हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी उससे पीड़ित प्रभावित है। डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, हमारे 2 पुलिस वाले, मैं तो कहूंगा कि वो कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है, वो उनको तो मैं कोरोना शहीद बोलूंगा कि वो कोरोना शहीद हुए हमारे 2 पुलिस वाले। आपको क्या लगता है कि ऐसा मानिए कि आप हमारे मुख्यमंत्री की तरह ही एक शैडो मुख्यमंत्री हैं, आप होते तो क्या करते, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या करना चाहिए कि जिससे ये जो हम हॉटस्पॉट्स तैयार कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी अभी रखी जाए, बरकरार रखी जाए। कैसा, आप क्या सोचते हैं, हम क्या करें कि ये हॉटस्पॉट्स महाराष्ट्र से खत्म हो? देखिए, मैं यथार्थ के साथ वास्तविकता में जीने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, इस प्रकार की बातें तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ चीजों में निर्णय लेने में हमने देरी की है। देखिए, केंद्र सरकार ने 90,000 पीपीई किट्स ये महाराष्ट्र सरकार को दी, 3 लाख N95 मास्क महाराष्ट्र को दिए, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र को भी प्रोक्योर करने की आवश्यकता थी। आप सारे राज्यों को देखिए, सारे राज्यों ने टेस्टिंग किट हो, पीपीई किट्स हो, N95 मास्क हो, ये केंद्र ने जितने दिए उसके साथ साथ खुद भी प्रोक्योर किए, लेकिन महाराष्ट्र में उसका प्रोक्योरमेंट हम नहीं कर पाए। और इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के जितने बीएमसी के हो या सरकार के दवाखाने हो या अलग अलग कॉर्पोरेशंस के दवाखाने हो, यहाँ पर सरकार की ओर से पीपीई किट्स या प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं पहुंच पाए। वो तो महाराष्ट्र में बसने वाले जो लोग हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर सीएसआर में लोगों ने हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ वॉरियर्स को अलग अलग प्रकार की पीपीई किट्स और मास्क दिए, और कई जगह तो सरकार से मांगने की जगह लोगों ने सीधे उन लोगों ने अपने पहचान वाले बिजनेस हाउसेस को या दानदाताओं को मांगे और उन्होंने दिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये आज भी हम लोग पर्याप्त संख्या में इसकी खरीद नहीं कर पाए। इसमें
जो उसके अलग अलग प्रकार से किस प्रकार के वो होने चाहिए, इसके स्टैंडर्ड्स, इसमें काफी प्रॉब्लम्स आए, फिर खरीद में प्रॉब्लम्स आए, फिर कीमत में प्रॉब्लम्स आए। मुझे लगता है कि आज हमने एक्ट, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसको इन्वोक किया है, और ये एक्ट जो है वो स्वीपिंग पावर्स देता है। इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पारदर्शी तरीके से, लेकिन बहुत तेजी से, मुस्तैदी से ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं खरीद पाए, इसके कारण हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, इनके ऊपर इसका असर हुआ है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदायी है। देवेंद्र जी, इस महामारी में प्रवासी मजदूरों का महत्व इस देश को समझा दिया। प्रवासी मजदूरों की समस्या ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। प्रवासी मजदूर को वापस उसकी जगह पर पहुंचाना, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे? आशुतोष जी, आपने बहुत सही बात कही। प्रवासी मजदूर जो है वो हमारी कितनी प्राथमिकता है, ये इस पैंडेमिक के कारण हमारे ध्यान में आया। और विशेष रूप से आज देश के अंदर करीब 3 से 4% या ये कहिए 5% जनसंख्या ये प्रवासी मजदूर के रूप में काम करती है। और सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अगर कोई था तो ये प्रवासी मजदूर जो है, ये करीब इनकी संख्या अगर 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ तक है, हम लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन में 125 करोड़ भारतीय अपने घरों में रहेंगे, और अगर 5 करोड़ लोग आवाजाही करेंगे तो भारत के हर कोने में कोविड पहुंचेगा। इसलिए बड़ा कड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और इनको जहां पर है वहीं पर कैंपों में रखना, ये निर्णय, ये एक अत्यावश्यक निर्णय था, जिसको सरकारों ने लिया। लेकिन उसके साथ साथ उनकी व्यवस्थाएं करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र में सरकार ने उनके लिए कुछ कैंप्स खोले, किंतु वहां पर जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। मैं ऐसा मानता हूं कि आज 2 चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब ये सारे लोग अपने घर जाना चाहते हैं, और इनको घर ले जाना है तो उसके लिए एक बहुत बृहद प्लान तैयार करना पड़ेगा। अन्यथा फिर एक बार अगर हम इनको घर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमने जो कोविड की कर्व को फ्लैटन किया है, और हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जहां पर अब कोविड की एक भी केस नहीं है, पिछले 14 दिनों में केस नहीं है, जिनको ग्रीन जोन हमने डिक्लेयर किया है। ऐसे ग्रीन जोन में कोविड प्रभावित इलाकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए लोग पहुंच जाए तो क्या हालत हो सकती है, इसका भी विचार करना पड़ेगा। वहां क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर एक का चेकिंग करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा ये काम है, और ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, और मैं देश और दुनिया की बात तो नहीं करता, पर महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो या एसएमईज हो, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों के भरोसे हमारा काम चलता है। और अब ये प्रवासी मजदूर जब वापस जाएंगे इस पैंडेमिक में, तो मैं नहीं मानता कि ये दिसंबर तक वापस आएंगे, क्योंकि मानसून में खेती काम करेंगे, उसके बाद जो मन में भय है, उस भय के चलते अगर ये लोग वापस नहीं आएंगे तो आज अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों के कारण हम लोग जिस प्रकार के श्रम को पाते हैं वो नहीं मिलेगा, और श्रम शक्ति के अभाव में अर्थव्यवस्था को जिस तेजी से संचालित करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंडस्ट्री है, एसएमईज है, इनके संचालन में भी एक बहुत बड़ी रुकावट इसके कारण आने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक इस प्रकार का ये हमारे सामने प्रश्न तैयार होने वाला है, जिसके चलते एक और उनको घर तो जाना ही है और ले भी जाना पड़ेगा, उसमें भी खतरा है, फिर भी ले जाना पड़ेगा, और उनके जाने के बाद हमारे अर्थतंत्र पर भी उसका असर होगा। देवेंद्र जी, इसी प्रश्न को आगे लेते हुए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में अत्यंत आवश्यक होता है धन का आना। अगर हम महामारी से जूझ रहे हैं तो धन का आना, धन की व्यवस्था करना, धन को लगाना
यह अति आवश्यक है। इस स्थिति में जब व्यापार सारा बंद हो, पैसा कहीं से कहीं नहीं जा रहा हो, टैक्सेस नहीं जमा हो रहे हो, केंद्र और राज्य के लिए आप किस तरह के सुझाव देंगे जिससे ये आर्थिक फ्रंट पर, आर्थिक क्षेत्र पर उससे प्रॉपर तरीके से निपट पाए? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए अभी सबसे महत्व का होगा डिमांड क्रिएशन और उसको मैच करने वाली सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो सर्वाधिक आवश्यक है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, तरल पूंजी को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि तरल पूंजी के सिवा डिमांड भी क्रिएट नहीं हो सकती, तरल पूंजी के सिवाय सप्लाई चेन भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। और इसी दृष्टि से आज वैसे तो हमारे पास सबसे बड़ा एक इसके कारण जो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हुई, उन चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी तैयार हुआ है, क्योंकि ये केवल भारत की परिस्थिति नहीं है, तो देश और दुनिया में ये परिस्थिति है। और इस परिस्थिति के चलते सबसे ज्यादा लोगों का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का गुस्सा और डिस्ट्रस्ट अगर किसी पर है तो चाइना पर है। और इसलिए चाइना से भी बड़े पैमाने पर आज इंडस्ट्री बाहर निकलना चाहती है। जापान ने तो अपनी इंडस्ट्री को चाइना से बाहर निकलने के लिए एक इंसेंटिव भी दिया हुआ है। और ऐसे समय भारत ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन भी बन सकता है, बशर्ते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा लिबरलाइज इस पद्धति से आगे जाए। तो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हमको तरल पूंजी की लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी। और ये लिक्विडिटी जो है ये हर तरीके से हमको इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। आज हमारे पास हमारी रिजर्व बैंक जो है ये एक बहुत मजबूत इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, अगर हमने देखा तो हमेशा रिकंस्ट्रक्शन या रीबिल्डिंग ऑफ नेशन की जब आवश्यकता होती है तो मजबूत बैंकें हमको लगती है। आज हमारी बैंकों की परिस्थिति शायद पश्चिमी बैंकों जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सेहत ठीक है। और हमारी जो रिजर्व बैंक है, इस रिजर्व बैंक में केंद्र सरकार की 8 से 9 लाख करोड़ की इक्विटी है। तो इसका मतलब एक बहुत सॉलिड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है कि जिसको ऑफसेट करते हुए हम इस तरल पूंजी को मार्केट में ला पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि अभी सबसे महत्व का यह है, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम करने के बाद पूंजी पर ब्याज की दरों को कम किया है और उसके साथ साथ तरल पूंजी बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दी है। तो ये जो तरल पूंजी है ये बैंकों के माध्यम से, एनबीएफसीज के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, या उसके साथ साथ जो भी प्रकार की बैंकिंग चलती हो, इतना ही नहीं तो जो बिग कॉर्पोरेट्स है उनको उनके एंसिलरीज के माध्यम से इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। और उसी के चलते हमारे उद्योगों को हम चालना दे पाएंगे और डिमांड क्रिएशन हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा ये होता है कि ऐसे समय सरकार के सामने दो विकल्प होते हैं। एक तो सरकार के पास टैक्सेस न आने के कारण एक डेफिसिट तैयार होता है। तो ये जो डेफिसिट तैयार होता है इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग हम कहते हैं, जिसमें हम लोग एक उसकी मियाद बढ़ाते हैं। जैसे बड़े देश जो है, अमेरिका जैसे जो देश है, ये करेंसी प्रिंटिंग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उनकी करेंसी का के पीछे ताकत है। हम लोग भी करेंसी प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, अन्यथा हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है और इन्फ्लेशन उससे बढ़ता है। तो इसलिए हम लोगों को एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म ऐसा एक फिस्कल प्लान तैयार करना पड़ता है कि हम लोग हमारे जो फिस्कल नॉर्म्स है, जो हमारे डेफिसिट के नॉर्म्स है, इसको ईज आउट करे। 3% की जगह 5% तक डेफिसिट करे, 7% डेफिसिट करे। लेकिन ये जो भी करना है तो इंटरनेशनल निवेशकों के लिए एक प्लान भी सामने रखना पड़ता है कि हम वापस कैसे आएंगे। ये प्लान अगर नहीं होगा और हम डेफिसिट रिलैक्सेशन करेंगे तो फिर निवेशक आना बंद हो जाते हैं। तो ये भी हमको करना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक्सटर्नली हम लोग जो पैसा ला सकते हैं, क्योंकि हम केवल प्रशासनिक तौर पर पैसा डालते रहे और हम लोग अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा बंद कर दे तब भी नहीं चल सकता। तो हमको एक्सटर्नल बोरोइंग्स बढ़ाने पड़ते हैं और उसके चलते हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे समय जो हमारी रिजर्व बैंक होती है वो वेज और मीन्स के लिए राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को एक रिलैक्सेशन देती है। जैसे उन्होंने अभी राज्यों को 60% रिलैक्सेशन दिया है, तो राज्य सरकार वेज एंड मीन्स के लिए 60% अधिक बोरो कर सकते हैं, उनकी मियाद बढ़ाकर दी हुई है। तो ये सारी चीजों को हमको एक साथ करना पड़ता है, जिसके चलते आने वाले दिनों में तकलीफें तो होगी, लेकिन उन तकलीफों से अगर लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन होता है तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को हम वापस एक एक्सीलरेशन में ला सकते हैं।
एक आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हम लोग एक बड़ा मार्केट भी है, 130 करोड़ लोगों का देश है। और अब जब ये पैंडेमिक के बाद जिस प्रकार से नोएल युवा हरारी, प्रोफेसर नोएल युवा हरारी, जो आज दुनिया के बड़े विचारक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई बैरियर्स तो तैयार होगी, देशों में अपने देश की चीजों के लिए प्रेफरेंसेस तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि इन बैरियर्स का फायदा हम ले सकते हैं। और ये जो 130 करोड़ का हमारा मार्केट है, हमारे जो लोग हैं, तो बी इंडियन बाय इंडियन, स्वदेशी, इसको हम जितना ज्यादा अब तूल देंगे, जितना ज्यादा इस पर हम स्ट्रेस करेंगे, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी, उसके कारण हमारे इंडस्ट्री को भी चालना मिलेगी। और साथ साथ हमको एक इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की भी शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें भी आज जो चाइना में बनती है, जिसको हम स्पेयर्स कह सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल कह सकते हैं, ऐसा सारा रॉ मटेरियल हमको भारत में तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए भी हम लोगों को तरल पूंजी जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी योजना के तहत अगर हम इसको करेंगे, तो इन सारी परिस्थितियों में जब सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं है और सारे के सारे लोग सरकार की ओर देख रहे हैं कि हमको बाहर निकालिए, ऐसे समय बैंकों की और रिजर्व बैंक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। देवेंद्र जी, एक फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर आपने एक बहुत अच्छा आई ओपनर दिया। हम बहुत सालों से आपका सेंट्रल का बजट पर और महाराष्ट्र के बजट पर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम सुनते भी आए हैं, और काफी लोग लाभान्वित भी होते हैं उससे। एक सबसे बड़ी चुनौती देश की सभी राज्य सरकारों, देश के सभी राज्य सरकारों पर जो है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्यों का जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो राज्य की तिजोरी है, जो अधिकांश राज्यों की इस महामारी से लड़ने में खाली हो गई, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अमूमन राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता था और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसकी प्रायोरिटी नहीं होती थी। अभी कोरोना ने या कोविड-19 ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम पर बताया है। तो क्या करना होगा राज्यों को, और किस तरह की प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर सके, सरकार की तिजोरी भी बनी रहे, और कैसी एक विन विन सिचुएशन बना पाए? देखिए, कुल मिलाकर ये तो बात सही है कि राज्यों की तिजोरी पर भी बहुत ज्यादा भार इसका पड़ेगा, लेकिन राज्यों को अभी फिस्कल प्रूडेंस दिखाना पड़ेगा। हम लोगों को प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारे अनावश्यक खर्चे क्या है, कौन से खर्चे ऐसे जो इस साल नहीं किए तो भी चलेगा, अगले साल तक रुक सकते हैं, ये विचार करना पड़ेगा। कई बार राज्यों में हमारा जो स्पेंडिंग होता है, उस स्पेंडिंग में उस समय की जरूरतें उससे भी ज्यादा किसकी ज्यादा चलती है, उसके भरोसे वो स्पेंडिंग चलता है। मतलब हमने कई बार देखा है, जिस मिनिस्टर की चलती है वो ज्यादा पैसा ले जाता है, जिस डिपार्टमेंट की चलती है वो ज्यादा ले जाता है, या फिर सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको, सारे लोगों को ये लगता है कि रास्ते बनाना, पीने का पानी और इसके ऊपर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ताकि दिखने वाली चीजें हम करें तो हमको वोट मिले। इसमें भी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से हमको थोड़ा अब हमारे हेल्थ केयर पे निवेश बढ़ाना पड़ेगा, उसको और अप टू डेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें प्रायोरिटी बहुत महत्व की होगी, जितने रिसोर्सेस आपके पास है। और देखिए, एक सबसे महत्व की बात यह है कि आईएमडी ने एक नॉर्मल मानसून हमको कहा है। अभी हमारे देश की अर्थनीति को अगर हम देखें, तो देश के कुल जीडीपी में खेती क्षेत्र का हिस्सा ये 16 से 17% है। लेकिन इस पर निर्भर लोगों की संख्या ज्यादा होने से एक अच्छा क्रॉप हो जाता है तो देश की कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, और उसके कारण सरकार की तिजोरी में पैसा आता है। और अब अगर आईएमडी ये कहता है कि एक अच्छा नॉर्मल मानसून होने वाला है, तो सबसे पहले सरकारों ने उसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करते हुए खेती किसानी की जो परिस्थितियां, उसको हम सुधार कर किस प्रकार से इस मानसून का फायदा लेकर हम अच्छी फसल हमारे देश में और हमारे राज्य में लाए, इसका भी विचार करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो पुराना खरीफ हुआ है, अभी तक उसकी भी खरीद हम पूरी नहीं कर पाए। जैसे महाराष्ट्र में लोगों के घर में कपास पड़ा हुआ है, तूर पड़ी हुई है, लोगों के घर में अलग अलग प्रकार से जो कृषि उत्पाद है उसकी खरीद अभी नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले उसको खरीद कर किसानों के हाथ में दो पैसे जाए। और उसमें एक फॉर्चुनेट यह है कि वो सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्यों को खरीदना पड़ता है पर पैसा केंद्र सरकार देती है।
तो ये किसानों को पैसा मिले और एक नॉर्मल मानसून हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी और उससे राज्य की तिजोरी में भी पैसा आएगा। तो डिमांड बढ़ने से ये सारी चीजें एक प्रकार से हम लोग अर्थतंत्र में ला सकते हैं, और इसलिए सरकारों को अपने स्पेंडिंग की प्रायोरिटी रीडिफाइन करनी ही पड़ेगी। नवभारत आपसे एक आशुतोष जी बोलिए। देवेंद्र जी, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कार्य किया है इसमें। आप इस पेंडेमिक को, आप इस महामारी को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है यह महामारी कब तक खत्म होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस महामारी की कोई अंतिम तिथि तो हमारे पास नहीं है। इसमें इसके साइकिल को तोड़ते जाना और एक प्रकार से इसके जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का विकसित होना, ये दोनों चीजें बहुत महत्व की होगी। और अभी कई प्रकार से हमारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, कई लोग बहुत नजदीक है, कई लोगों का दावा है कि अगले महीने से हम वैक्सीन ला पाएंगे। तो इसकी वैक्सीन आएगी तो इस महामारी पर हम जल्दी काबू पाएंगे। और वैक्सीन आने में अगर समय लगेगा तो महामारी के साथ जीते हुए हम लोग कैसे जीना सीखे, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। हम लोग इस सारी चर्चा के अंत में आ चुके हैं, और जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, समस्या पे बड़े विस्तार रूप से उन्होंने चर्चा को हमारे सामने रखा। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सब लोगों का जो हमसे इस चर्चा के दौरान जुड़े, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।